बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वार्षिक परीक्षा हेतु पाठों की पुनरावृत्ति करा रही हूँ। बीच बीच से कुछ पाठों को छोड़ूंगी और कुछ करा दूंगी। तो जो मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगता है वो मैं पढ़ाती चलती हूँ, और उसमें मैं अब मौखिक रूप से आपको पुनरावृत्ति कराऊंगी। कुछ प्रश्न दूंगी आपको अभ्यास कार्य के लिए, उसे आप करिएगा तो आपको उस प्रश्नों के उत्तर लिखना आएगा। तो मैं इसीलिए आज मैंने ये सोचा कि वसंत की पुनरावृत्ति आपको करा देती हूँ, क्योंकि अब आपकी वार्षिक परीक्षा में ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं और उस आधार पर आपकी पुनरावृत्ति पुस्तक की होनी चाहिए। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि आज से मैं वसंत के पाठों की पुनरावृत्ति आपको संक्षेप में कराऊंगी, परंतु कराऊंगी। तो मैंने आज यहाँ पर लिख दिया है पाठ 1, वह चिड़िया जो आपको संभवतः दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि दिख रहा है। वह चिड़िया जो, अब देखिए यहाँ पर एक नन्ही सी चिड़िया की बात कवि कर रहा है, और एक नन्ही सी चिड़िया जिसकी जो कवि की कल्पना में है, वो कैसे कैसे उसको अनुभूतियां दे रही कवि को, वो यहाँ पर बताया है केदारनाथ अग्रवाल ने। तो केदारनाथ अग्रवाल के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म जो है 1 अप्रैल 1911। कवि का जन्म जो है वो है 1 अप्रैल 1911 को। तो मैं थोड़ा सा कवि परिचय दे के ही आगे बढ़ूंगी कि कवि का जन्म जो वो 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ है। झांसी के आगे बांदा जिला है, कमसिन गांव में हुआ है। इलाहाबाद से इनका गहरा नाता था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान ही इन्होंने साहित्यिक सृजन प्रारंभ किया। प्रयाग के साहित्यिक परिवेश में ही इन्होंने लेखनी को गति और दिशा प्रदान की। यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में रहते हुए इन्होंने अध्ययन अध्यापन दोनों कार्य किया है और अपने सृजन को एक नई दिशा दे दी। और उस आधार पे केदारनाथ की जो कृतियां हैं परिमल प्रकाशन से ही प्रकाशित हुई। इनकी कई कृतियों का अंग्रेजी, रूसी और जर्मन भाषा में भी अनुवाद किया गया। इनकी कई कृतियों को बहुत प्रसिद्धि मिली है। 22 जून सन 2000 को इनका निधन हुआ। तो आपको इतना जानना चाहिए कि कवि का जन्म और निधन कब हुआ। तो उनका 22 जून सन 2000 को इनका निधन हुआ। तो आपको जानकारी के लिए इतना बता दे रहे हैं। इनकी बहुत सारी कृतियां हैं। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, आग का आईना, अपूर्वा, बोले बोल अनमोल इत्यादि। तो ये सब चूंकि आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं आपको कवि का थोड़ा सा परिचय देकर ही आगे बढ़ती हूँ कि आप कवि के बारे में कुछ सुने। और कक्षा 6 से अगर आप इसे सुनते रहेंगे तो आपको आगे की कक्षाओं में फ़ायदा मिलेगा, आपका कवि परिचय होता रहेगा। कक्षा 6 से पढ़ने पढ़ाने का जो रूप होता है थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। बच्चे को कवि के बारे में हल्की फुल्की जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने आपको कवि का थोड़ा सा परिचय दे दिया। अब मैं आपको वह कवि चिड़िया जो, इस पाठ का परिचय दे देती हूँ कविता के आधार पर कि इस कविता में कवि ने एक नीले पंखों वाली छोटी सी नन्ही सी चिड़िया के माध्यम से अपने स्वभाव को चित्रित किया है। कवि के अनुसार ये जो छोटी सी नन्ही सी चिड़िया है वो बहुत संतोषी स्वभाव की है। अन्न से उसे बहुत प्यार है और पुराने घने वन में खुले कंठ से अत्यंत अपनेपन के साथ गाती है। यह मुँह बोली चिड़िया एकांत प्रिय भी है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह अत्यंत साहसी भी है। उफनती हुई नदी के दिल को चीर कर वो
जल का मोती उठा ले जाती है। जल का मोती यानी मोती रूपी बूंदों को अपनी चोंच में भरकर लेकर चली जाती है। चिड़िया को अपने ऊपर गर्व है, उसे लगाव भी नदी से बहुत है। कवि की इस छोटी सी कल्पित चिड़िया जो है, कल्पना के आधार पर उसने चिड़िया की जो कल्पना की है, उस कल्पना के आधार पर चिड़िया को प्रतीक मानते हुए मानव के महत्वपूर्ण गुणों को अभिव्यक्त करने की कवि ने कोशिश की है। तो मैंने आपको कविता का बिल्कुल संक्षिप्त परिचय दिया है, कुछ शब्दों के अर्थ दे देती हूँ क्योंकि पुनरावृत्ति है और पुनरावृत्ति में जो शब्द जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रहे हैं कि आपको जानने चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे शब्द आया है जुंडी के दाने। अब जुंडी के दाने का मतलब होता है जो दूध वाले दाने होते हैं, ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरे के जो दाने होते हैं, जो दाने होते हैं उनको कहा जाता है जुंडी के दाने। और विजन शब्द जो आया, जो आपके लिए बिल्कुल नया है, बहुत सारे बच्चे सारा वीडियो नहीं देखते, ऐसी स्थिति में मुझे पुरानी बातों की पुनरावृत्ति पुनः करानी पड़ती है। विजन शब्द का मतलब है एकांत, और गर्वीली का मतलब होता है गर्वीली। गर्वीली का मतलब होता है गर्भ धारण करने वाली चिड़िया, यानी जो बहुत गर्व से जीवन जीती है, गर्भ धारण करने वाली। तो ये कहाँ है, और वन का मतलब आप जानते ही हैं कि जंगल होता है। तो ये छोटी मोटी बातों को मैंने आपसे थोड़ा सा चर्चा कर दी, आपको बता दिया। मैं कविता को थोड़ा सा पढ़ के संक्षेप में समझा के आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, बोर्ड पे लिखूंगी, आप उनके उत्तर अपनी कॉपियों पे लिखिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब यहाँ पर एक नन्ही सी छोटी सी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया के माध्यम से कवि भाव व्यक्त कर रहा है, अपने हृदय के भी भाव को व्यक्त कर रहा है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कह रहा है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर यानी कि जो अपने खुले मन से बूढ़े वन बाबा की खातिर, जो वन निर्जन वन है, जिस निर्जन वन में सुनसान पड़ा रहता है, वहां उसे वन को कवि ने बूढ़े वन बाबा कहा है कि बूढ़े वन बाबा की खातिर जो रहता है वो कैसे जीवन यापन करती है, एक राग निकालती है जिससे निर्जन वन भी जो है वो एकदम चंचल हो उठता है, सुनसानपन जो वहां का है वो खत्म हो जाता है और बिल्कुल वो चंचल हो उठता है। तो ये कहा है कि गर्वीली जो चिड़िया है वो बूढ़े बन बाबा की खातिर अपने गले में एक अच्छा प्यारा सा स्वर लेकर उस सुनसान जगह को भी मनोरंजन के योग्य बना देती है, मनोरंजन के लिए बना देती है। तो नीले पंखों वाली मैं हूँ, तो मैं ऐसी नीले पंखों वाली हूँ, और वो कहती है कि मेरे सुंदर सुंदर नीले पंख हैं और मैं इतने गर्व से इस निर्जन स्थान को भी संगीतमय बना देती हूँ, उसमें भी एक सूनापन दूर कर देती हूँ। और कैसे उड़े, अपने गले के रस को निचोड़ करके गा करके उसको भर दे। मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है ऐसे स्थानों से, जो एकांत स्थान होता है, उससे मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि मैं उस एकांत स्थान का सूनापन जो है वो दूर कर देती हूँ। ये उसमें कहा गया है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे जंगल के सूनेपन से इतना प्यार है कि मैं इस स्थान के सूनेपन को अपने सुरीले रंग से भर करके, सुरीले रंग के स्वर को उसमें भर करके मैं उसे, उसका मन जो है प्रसन्न कर देती हूँ और सूनापन उसका दूर कर देती हूँ। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, फिर कहा कितनी साहसी है वो चिड़िया कि जो
अपने अंदर के साहस को बटोर कर वो क्या करती है, चढ़ी नदी का जल टटोल कर एकदम उफनती हुई नदी के भीतर चोंच मार करके वो वहां से जल जो रहता है ग्रहण कर लेती है। और उस जल ग्रहण के माध्यम से उतनी हिम्मती है, साहसी है कि एकांत भरे जीवन में, एकांत भरे वन में रहते हुए भी वो क्या करती है कि अपने जीवन को अपनी तरह से जीती है। कैसे? उस निर्जन वन के सूनेपन को दूर करके चढ़ी नदी में साहस से घुस करके जल का मोती उठा लाती है, यानी जल पी लेती है। तो इस तरह से देखा जाए तो उसके अंदर साहस, अनुपम साहस है। इस अनुपम साहस की बात की गई है कि वो क्या करती है कि वहां से जल का मोती लेकर आ जाती है और बड़े गर्व के साथ जीवन जीती है। और अपने यहाँ पर कवि ने उसको कहा है गर्वीली चिड़िया, जो स्वयं में गर्व करती है अपने साहस पर, अपनी हिम्मत पर, अपनी ताकत पर, अपने स्वभाव पर। और जुंडी के दाने, दूध भरे जुंडी के दाने, वो दूध भरे जुंडी के दाने, मीठे दाने, ज्वार बाजरे के मीठे दाने को खा के भी संतोष कर लेती है। ऐसी चिड़िया है। ऐसी चिड़िया की बात कवि ने यहाँ पर की है जिसे अच्छे अच्छे भोजन नहीं चाहिए, वो दूध से भरे हुए जुंडी ज्वार बाजरे के दानों को भी खा करके जीवन यापन कर सकती है। ऐसी चिड़िया है वो। तो मैं इसको आपको संक्षिप्त सा अर्थ बताने के बाद कुछ प्रश्न दूंगी और उन प्रश्नों को मैं आपसे चर्चा करूंगी, आप उसे करिएगा, क्योंकि आपको सीन पैसेज भी आते हैं। उन सीन पैसेज में आपको इन प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। तो कहा कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर जो चिड़िया है वो चिड़िया पूरी तरीके से, उसे दूध के दानों से प्यार है, उसे एकांत विजन से प्यार है, उसे अपने सुर और ताल से रसमय बना देती है और इतनी साहसी है कि चढ़ी नदी के दिल टटोल कर भी वो वहां से जल का मोती उठा ले जाती है। तो ये कहा गया है, वास्तव में ये कहा गया है कि वो चिड़िया नहीं है बल्कि कवि के अंदर के हिम्मत है। जिस हिम्मत के बल पर कवि अपने स्वभाव को वहां दिखा रहा है कि अगर व्यक्ति के अंदर गर्व हो, हिम्मत हो, ताकत हो, तो वो किसी भी कार्य को संपन्न कर सकता है, किसी भी स्थान पर रह सकता है, कैसे भी जीवन यापन कर सकता है, परंतु वो वास्तव में वो लोगों को प्रसन्नता दे जाता। तो ये नीले पंखों वाली चिड़िया को ये कहा गया है कि नीले पंखों वाली है और इसे बहुत घमंड है अपने रूप पर, अपनी ताकत पर, अपने स्वभाव पर। तो ये यहां पर कहा गया है। तो इसके आधार पर यदि प्रश्नों की चर्चा करें तो मैं कुछ प्रश्न यहाँ लिख रही हूँ, आप इनके उत्तर सोचिए भी और लिखिए भी। मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर लिख, क्योंकि आपको कुछ प्रश्न जो हैं वो वन वर्ड वाले आएंगे, तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन से प्रश्नों के उत्तर लिखे जाएंगे। तो मैं कुछ प्रश्नों को लिखती हूँ जो इस कविता के अंश के आधार पर है। तो प्रश्न 1 है कि चिड़िया किसके लिए गाती है? तो किसके लिए गाती है? बूढ़े वन बाबा। बूढ़े वन बाबा। बूढ़ा वन बाबा क्या है? जंगल का सुनसानपन। तो चिड़िया बूढ़े वन बाबा के खातिर गा रही है। कंठ खोलकर चिड़िया क्या करती है? प्रश्न 2 है, कंठ खोलकर। तो इसके बाद कहा गया बूढ़े वन बाबा की खातिर। तो इस तरीके से आपको अगला प्रश्न है, कंठ खोलकर चिड़िया क्या करती है? कंठ खोल कर चिड़िया क्या
करती है। तो कर्ण खोलकर चिड़िया क्या करती है? गीत गाती है। उत्तर क्या होगा इसका? यद्यपि ये प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने चाहिए, फिर भी मैं बता दे रही हूं, गीत गाती है। फिर उसके बाद का प्रश्न बन सकता है, चिड़िया किसका दिल टटोलती है? चिड़िया किसका दिल टटोलती है? तो किसका दिल टटोलती है? चिड़िया नदी का दिल टटोलती है, नदी का। अब अगर आपको प्रश्न वन वर्ड में आ रहे हैं तो आप वन वर्ड में उत्तर दीजिए। इस प्रश्न को आप वन लाइन में भी उत्तर दे सकते हैं। अगर आपको लगता है तो वन लाइन में भी इसका उत्तर दीजिए, तो भी ये सही होगा। तो आप इसको सेंटेंस में भी बदल सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नदी का दिल टटोलती है। फिर अब मैं कुछ और उत्तर लिखती हूँ, ऑप्शन वाले समझ लीजिए। प्रश्न संख्या 4 में है कि चिड़िया छोटी है परंतु भी है रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प से करें। विकल्प में से एक भर कर करें। अब यहाँ है कि विकल्प क्या है? पहला विकल्प पढ़ देते हैं, महान। दूसरा है गर्वीली। तीसरा है चालाक। चौथा है चतुर। अब जो विकल्प या जो ऑप्शन आपको सबसे सही प्रतीत होता हो, आप उसको यहाँ भरेंगे। तो देखिए इसका सबसे सही ऑप्शन क्या लगता है? गर्वीली। तो आप यहाँ पर लिख देंगे गर्वीली। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद का प्रश्न हो सकता है कि जुंडी के दाने किस चीज से भरे हैं? ऑप्शन है उत्तर का पानी से, शहद से, दूध से, फिर फूलों से। तो जुंडी के दाने क्या होते हैं वो मैंने अभी आपको समझाया था। जुंडी के दाने किसको कहते हैं? ज्वार बाजरे के दानों को हम जुंडी के दाने कहते हैं। और जुंडी के दाने जो होते किस चीज से भरे थे? वो जुंडी के मतलब दूध जैसे मिठास वाले। तो इसमें क्या भरे जाएंगे? दूध से। शहद भी था लेकिन वहां जुंडी के दाने दूध से भरे होते थे, ज्वार बाजरे को कहा गया है। तो आपको ये इसी तरीके से दूध का लगाना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको नहीं दिखेगा तो मैं ऊपर लिखूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं बिल्कुल किनारे हूं। चलिए रब करते हैं इसको।
पाठों को दोहराना शुरू कर दीजिए। परीक्षा में बहुत कम दिन रह गया है। अगर आप परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर रहे हैं तो आपको लेसन अच्छे से तैयार होना चाहिए। अगर लेसन अच्छे से तैयार है तो आपका 40 नंबर का पेपर आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, चिड़िया किसकी खातिर गाती है? प्रश्न 6, चिड़िया किसकी खातिर गाती है? तो किसकी खातिर गाती थी चिड़िया? ऑप्शन में दे रही हूं, आप अपने आप से लगाइए। पहला है दूसरों के खातिर, दूसरों के खातिर, फिर अपनी खातिर, फिर अपनी खातिर, फिर बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े वन बाबा की खातिर और पक्षियों की। तो क्या ऑप्शन सही होगा? आप अपनी कॉपी पे लगाइए। तो किसके खातिर गाती थी? कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड वाला सही है। तो ऐसे ही आपके ऑप्शनल प्रश्न आएंगे, इसीलिए आज मैंने आपको थोड़ा सा पैराग्राफ हल्का सा समझा के कुछ ऑप्शनल प्रश्न भी समझा रही हूं। फिर प्रश्न हो सकता है, चिड़िया के पंख किस रंग के थे? लाल, पीले, नीले, हरे। तो आपको पता है तो हर जगह कहती है नीले पंखों वाली मैं, तो आपको अपने आप याद आ जाएगा नीले पंखों वाले। फिर उसके बाद का प्रश्न है, आपको बताऊं पाठ से बनने वाले कि चिड़िया को किससे प्यार नहीं है? चिड़िया को किससे प्यार नहीं है? चिड़िया को किससे प्यार नहीं है? एकांत से, अन्न से, सरिता से, मोती से। तो इन सब चीजों से तो चिड़िया को प्यार था, मोती से, सरिता से, अन्न से। तो किससे प्यार नहीं था? एकांत से। तो अपने आप प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने आ जाएंगे। तो ऐसे आप अगर चाहें तो प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्न मैं बता रही हूं। फिर मैं अब इस प्रश्न को बदल देती हूं। एक पंक्ति में उत्तर दें। तो चिड़िया रुचि और रस से क्या खाती है? तो क्या खाती थी? जुन्नी के दाने, दूध भरे जुन्नी के दाने रुचि और रस से खाती थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
चिड़िया जुंडी के दानों को रुचि और रस से खा लेती थी। इसका उत्तर हो गया। ऐसे आपको एक पंक्ति के उत्तर के लिए भी अपने आप को तैयार रखना है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, मैं किनारे हट रही हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं बिल्कुल किनारे हूँ। अब मैं इसको रब करूंगी। संतोषी कौन है, अगला प्रश्न हो सकता है। प्रश्न 2, संतोषी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो संतोषी शब्द चिड़िया के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने आना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही आपको छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई 1 वर्ड में उत्तर होगा, कोई 1 लाइन में होगा। फिर बूढ़ा किसे कहा गया, जो प्रश्न बन सकते हैं मैं उसी पर बता रही हूँ। बूढ़ा किसे कहा गया है, तो उत्तर क्या होगा? बूढ़े वन बाबा की खातिर। तो बूढ़ा किसे कहा गया है? बूढ़ा वन को कहा गया है। ये हो गया कि बूढ़ा यहाँ किसको कहा गया? वन को कहा गया है। फिर देखिए, विजन शब्द का अर्थ बताएं। तो विजन शब्द का क्या अर्थ अभी मैंने आपको बताया था, संभवतः आपको याद होगा, लेकिन मैं फिर भी लिख देती हूँ कि विजन का अर्थ है एकांत। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, तो विजन शब्द का अर्थ मैंने अभी आपको बताया था। फिर भी प्रश्न में कैसे पूछा जाए, हो सकता है इसके साथ ऑप्शन बनाना हो, तो विजन, निर्जन, सज्जन ऐसे करके बन जाए और आपको अर्थ आता है तो आप सही उत्तर लगा सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न है कि प्रश्न अगला है, चिड़िया किसका मोती लेकर जाती है? तो उत्तर क्या होगा?
चिड़िया जल का मोती लेकर जाती है। हो गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो मैंने आपको संक्षिप्त से प्रश्नों के उत्तर भी समझाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संभवतः आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको अच्छी तरह ये पाठ मैंने समझ में आया। जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने समझाने की कोशिश की। आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपके इस पाठ की कमियां भी दूर हो जाएंगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।